सरकार, प्रशासन हाँ, और यहाँ की बहुत सारी समाज सेवी पूर्णिमा काफी जी आई थी। प्रभावित हुए हैं। जी, जी आ गए मुख्य अतिथि। ओम। जी, कुसुम भारद्वाज जी। जी जी पूर्णिमा जी। अनम्यूट कर लें डॉक्टर पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हमारे यहाँ बहुत शोर है लेकिन अग्निहोत्र शुरू होते ही ये शोर थम जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। बस 2 मिनट। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए, मोबाइल ऊपर दिख रहा है ज्यादा, नीचे का कम दिख रहा है, थोड़ा सा झुका लीजिए। वेरी गुड। और थोड़ा सा आगे कर दे कैमरा। अब आपका हवन दिख रहा है, यज्ञ दिख रहा है, कुंडी दिख रही है, सिर्फ चेहरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए चलता है, फिर इसके बाद कराते। सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो चार्जर ले आना, ये मेरे इसका चार्जर लाके दे दो मेरे को। सभी को नमस्कार। जी ओम, जी ओम। जी नमस्कार, ओम नमस्कार। मैम प्रणाम मैम। नमस्कार सभी को। मोबाइल को अपन को खड़ा रखना है डॉक्टर बहन जी, आपको मोबाइल खड़ा रखना है। अभी मोबाइल ऐसा ऐसा रखना है, इसको खड़ा रख दें तो पूरा आप दिखेंगे।
डॉक्टर पूर्णिमा जी अभी लेफ्ट हो गई हैं। वो कुछ सेटिंग कर रही होंगी शायद। हाँ सब रही होंगी, हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तब तक आप जो है कुछ मार्गदर्शन करते रहें, जैसे ही आ जाएंगे बोला दें। डॉक्टर पूर्णिमा जी जो हैं वो भोपाल में इनका रसाहार केंद्र चलता है और बहुत सालों से चल रहा है। वहां से रेगुलर जो भी उनकी जो पेशेंट्स रहते हैं तो उनके जो बीमारियां हैं उस हिसाब से वो अपने यहाँ से जड़ी बूटियों का रस जो है वो अपने उनके यहाँ के लड़कों से घर भी भिजवाती हैं। जी, जुड़ गई बहन जी, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। जी जी डॉक्टर पूर्णिमा जी का स्वागत है। आपका म्यूट है। म्यूट है पूर्णिमा जी, म्यूट है आप। हो गया। तो मेरा कहना ये है कि लैपटॉप से मैं स्क्रीन शेयर अच्छे से कर पाऊंगी, इससे कर पाऊंगी कि नहीं देखती हूँ लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम हो रही है। यदि मैं लैपटॉप से करती हूँ तो ये आवाज तो बढ़िया आ रही है। नहीं, मैं लैपटॉप से करना चाहती हूँ। आप कह रहे थे कि आपको मोबाइल खड़ा रखना पड़ेगा, तो लैपटॉप में क्या आड़ा हो रहा है क्या? अभी आपका बढ़िया आ रहा है, बढ़िया दिख रही है पूरा, अच्छा है। ये मोबाइल से आप खड़े मोबाइल में कर रही हैं इसी से। लेकिन वो स्क्रीन शेयर मैं शायद लैपटॉप से ही कर पाऊंगी। जी जी, मैं करके देखती हूँ, यदि जमता है तो ठीक है। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर मोबाइल पे भी कर सकते हो आप। अच्छा, मैं देखती वो जो नीचे राइट कॉर्नर में ट्रिपल डॉट है ना, उसमें क्लिक करेंगे तो स्क्रीन शेयर ऑप्शन आएगा। हूँ। हाँ, एक्चुअली वन ड्राइव में है मेरी फाइल वो। तो लैपटॉप में होगा भाई साहब, वो अपने हिसाब से बेहतर होगा। आपके मोबाइल में नीचे में राइट कॉर्नर में ट्रिपल डॉट होगा। हाँ हाँ, हाँ आ गया। लेकिन इसमें फाइल खोलना है मेरे को। अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी तो स्टॉप हो गया है और शायद आपका लैपटॉप का म्यूट कर लीजिएगा, उधर इको करेगा। फाइल इसमें मोबाइल की गैलरी में उसमें जी चले जाते हैं ना, गैलरी से दिखा सकते हैं। हाँ, शरद भैया को दिखा दें। वही वाले वन ड्राइव में वो फाइल खोल लूं मैं तो शायद शेयर हो जी जाए। जी जी बिल्कुल। सभी कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, सभी करते रहें। इसमें वो फोन की प्रॉब्लम होगी भाई साहब। बहन जी निवेदन ये, आप जिसमें अभ्यस्त है उसमें करें, ज्यादा बेहतर होगा। आप हाँ, उसमें करना। आप लैपटॉप से जुड़ना चाहती है तो आप उसी से ही जुड़िए बहन जी, आपको वही उचित होगा।
मोबाइल भी जैसा रखना हो वैसा रख लीजिए, जिससे जो है अपन शुरू कर दें। चाहे जैसे भी आपको सहूलियत हो, कर सके, दिखा सके, वैसे कर दीजिए। बस 2 मिनट। आप अपना उद्बोधन चालू कर दीजिए, जैसे भी जिस भी प्रकार से हो। मोबाइल। हाँ, मैं आपको अभी मैं शुरू कर रही हूँ, जी जी जी। भले वो हो या ना हो। हाँ, स्क्रीन ना दिखा पाए तो कोई बात नहीं, आप हाँ, जैसा बता दें, फिर कभी दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अपना उद्बोधन बोल दीजिएगा। अगर ज्यादा देर करेंगे तो हम इनका रस पीने के लिए अभी आ जाएंगे वहीं पे। क्या वहीं देखेंगे क्या? चलिए। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। आज का जी विषय ओम। आज का विषय अपन शुरू करते हैं। ये है अपना हम लोग आहार नियम और रसाहार, इन 2 विषयों पे बात करेंगे आज। तो ये जो आप बहुत सारे लोग आहार के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, और मैंने जब पीएचडी की 2018 में मैंने पीएचडी की, उससे 6 साल पहले पीएचडी शुरू की, उससे 2-3 साल पहले मैंने रसाहार का काम शुरू किया। तो रसाहार मतलब फ्रेश हर्बल जूसेस, और वो मैं अल्पाहार की जगह रसाहार देती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि नाश्ता ना करते हुए आप ये रस लें, और भोजन दोपहर का जल्दी करें और रात का भोजन भी जल्दी करें। तो ये करने से आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ होने की दिशा में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? इस बात को समझने के लिए हम लोगों को आहार नियम समझने की जरूरत है। अब आहार नियम मतलब आयुर्वेद में एक दिनचर्या, ऋतुचर्या और ये सारी चीजें, स्वस्थ वृत्त नाम का एक पूरा चैप्टर है आयुर्वेद में, जो कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या वाग्भट हर किसी ने बताया हुआ है। लेकिन कभी भी इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जमाने में ये नाश्ते का प्रचलन शुरू हुआ। नाश्ता पहले हमारे यहाँ का चलन नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए किसान है ना, सामान्यतः खेती किसानी ही होती थी। तो खेती किसानी करने वाले जो किसान होते हैं, वो अपना घर से निकलते हैं, पोटली में खाना रख के निकलते, वहां जाके कुछ काम धाम शुरू थोड़ा बहुत करके 10-11 बजे खाना खा लेते, फिर दिन भर काम करते और फिर शाम का खाना घर आके खाते। बस यही दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अंग्रेजों ने, और ब्रेकफास्ट के कारण हमारे यहाँ 3 मील शुरू हो गए। पहले हमारे यहाँ 2 ही मील हुआ करते थे, और 2 मील होने के कारण वो खाने का जो है मात्रा भी सीमित रहा करती थी।
अब नाश्ता मतलब वैरायटी मतलब फिर ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग के साथ साथ बे टाइम ईटिंग भी। तो ये बे टाइम ईटिंग क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। बे टाइम ईटिंग जो है वो आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई गई है वो एक मिनट थोड़ा। वो जो है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की दिनचर्या होती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, योग करना चाहिए, ये सब तो आप लोगों को ध्यान में होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारी दिनचर्या अलग तरीके से शुरू हो जाती है। वो दिनचर्या शुरू एक मिनट, वो दिनचर्या शुरू करने के पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारी दिनचर्या में किन चीजें, कौन से फोर्सेस प्रभावित करते हैं। एक तो सुबह सूरज उगने के समय और सूरज उगने और दूसरे दिन सूरज उगने तक, ये होता है 24 घंटे अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे। फिर दूसरी बात, इसमें वात पित्त कफ का समय अलग अलग होता है। दूसरी बात होती है हमारा शरीर। हमारा शरीर जो होता है उसमें भी वात पित्त कफ का अलग अलग स्थान होता है। जैसे यदि हम अपने शरीर में देखें तो सिर से लेके, बिल्कुल सिर से लेके हमारी छाती तक, ये होता है कफ का स्थान। और छाती से लेके नाभि तक ये होता है पित्त का स्थान। और नाभि से लेके पूरा नीचे पैरों तक ये होता है वात का स्थान। तो हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, या तो कफ जनित होते हैं या पित्त जनित या वात जनित। तो ये कफ वात पित्त जनित यदि रोग हुए तो ये रोग उन शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए कफ से संबंधित रोग है, हमको सर्दी खांसी कफ ये सब होता है, तो वो फेफड़ों में होता है। और फेफड़ों में रोग होने का कारण ये होता है कि वो छाती मतलब उसका स्थान है, और वो उस समय लंग्स में कफ भर जाता है और वो रोग होता है, उससे संबंधित रोग है वो। वात रोग जो है वो नाभि और उसके नीचे उसका स्थान है अगर, तो हमारे पेट बड़ी आंत से संबंधित जितने भी रोग हैं वो वात रोग है। और उनके कारण नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर भी होता है, या स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या कई दूसरे रोग हो सकते हैं। तो 40 रोग ऐसे होते हैं जो वात जनित होते हैं। पित्त के रोग जो होते हैं वो 20 रोग होते हैं, और कफ के जो रोग होते हैं वो 10 रोग होते हैं। तो जो कफज व्यक्ति रहते हैं उनको वो 10 रोग होते हैं जो कि कफ से पैदा होते हैं। और पित्त की प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको पित्त से होने वाले 20 रोग होते हैं। और जिनकी प्रकृति वात रहती है उनको 40 रोग होने की संभावना रहती है। इसका मतलब उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। उनको हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और वो एफर्ट्स मतलब वो प्रिकॉशन सारी जो है वो मैं अभी आपको ऐसे बताऊंगी कि जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो वो प्रिकॉशन जो है अब क्या, क्यों और कब, ये सोचना है अपन को कि क्या करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये कब करें और ये क्यों करें और ये कैसे करें।
ये 4 प्रश्न हमारे हैं, तो उस दिशा में हम लोग सोचना शुरू करेंगे। अब यदि हम लोगों को ट्रीटमेंट लेना है तो हम औषधियों से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर योग से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर ऋतु अनुसार पथ्य का पालन करके भी हम अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं, और नियमित आहार विहार करके हम अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर इसका होलिस्टिक अप्रोच हो तो हम पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। आप सभी इस योग कक्षा में थे, आप सभी योग करते हैं। सुबह आप योग करते हैं तो आप लोगों को योग के बाद ऐसा लगता है कि कुछ हल्का ही होना चाहिए, वैसे हम दबा के नाश्ता नहीं कर सकते, ऐसा मन में तो आता होगा। तो ये जो योग के कारण प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट रहती है, हमारे शरीर की वो डिमांड रहती है, और वो शरीर की डिमांड के अनुसार ही आयुर्वेद में आहार नियम और दिनचर्या और नियमित आहार विहार बताया गया है। तो दिनचर्या जो स्वस्थ वृत्त में बताई गई है, वो इस तरह से बताई गई है कि सुबह उठने से लेके, जैसे प्रातः काल हमारा शोधन क्रिया का काम रहता है, उठना, जल पीना, शौच जाना, फिर प्रातः योग, घूमना, उसके बाद योग या फिर उसके साथ व्यायाम भी, उसके बाद मालिश, स्नान, फिर ईश्वर प्रणिधान, आराधना, और उसके बाद प्राकृतिक अल्पाहार, मतलब ऐसा कुछ जो कि प्रकृति ने पचा पचाया हमें दिया है हम लोगों को, और वो उसके बाद जीविकोपार्जन के कुछ काम, और उसके बाद भोजन, उसके बाद 6 घंटे बाद रात्रि भोजन, और उसके बाद फिर पुनः कुछ आनंदमय कोश को पोषण करने वाले काम, जैसे कि पुराने जमाने में कीर्तन भजन होता था, वो सारे काम दिनचर्या के होने के बाद हुआ करता था, और उसके बाद रात्रि विश्राम, ये दिनचर्या रहा करती थी। अब ये दिनचर्या अगर रहा करती थी तो अगर मैं शेयर कर सकी तो मैं आपको बहुत ही अच्छा समझूंगी, इसलिए थोड़ी कोशिश मैं कर रही हूँ। दीदी आप ग्रुप पे डाल देना इसको, जो योग आहार कार्यक्रम का ग्रुप है उस पर शेयर कर देना। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक अंगों की उच्चतम क्षमता के कुछ समय रहते हैं। जैसे आप लोग जब योग करते हो तो आप पहले शोधन क्रिया करते हो, तो सबसे पहले तो हम बड़ी आंत की, हम पानी पी के और शौच जाते हैं, तो वो बड़ी आंत की शोधन क्रिया रहती है। तो दिन का जो पहला पहर होता है, सुबह सूर्योदय से लेके 4 घंटे, दूसरा पहर होता है, फिर आगे के 4, ऐसे 4-4 घंटे करके 4 पहर में 12 घंटे पूरे होते हैं, फिर बाकी के रात के 12 घंटे दूसरे 4 पहर में पूरे होते हैं, ऐसे 8 पहर का पूरा दिन रहता है। इन 8 पहर को एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, ये वहीं से लिया है। वो पुस्तक जो थी, वो भी मैं आपको नाम शेयर कर दूंगी, कभी आपको कहीं दिखे, गूगल पे शायद दिख जाएगी वो पुस्तक। उसका नाम अभी ध्यान आ जाए तो मैं बता दूंगी। उस पुस्तक में से ये चार्ट मैंने लिया था। ये चार्ट जो है वो ये दिखाता है, मैं अभी आपको शेयर भी कर दूंगी। ये चार्ट ये दिखाता है कि शेयर, वो पूर्णिमा जी वो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक का वो मिलता है उसमें कहीं सब जगह, बायोलॉजिकल क्लॉक करके पूरा 24 घंटे का हमारा कौन सा अंग कहाँ काम कर रहा है, कौन सी सिस्टम में काम कर रहा है, वो वही होगा आपके पास में उसका चार्ट। वो चार्ट आप वो बाद में शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, तो ये जो है चार्ट के हिसाब से मैं शेयर कर सकती हूँ 2 मिनट में।
इसमें स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी नहीं है। आज कुछ गड़बड़ी है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो खैर मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आमाशय मतलब बड़ी आंत का काम करने का टाइम रहता है। वो उसको रिमूव मतलब आमाशय की बड़ी आंत के सारे टॉक्सिन रिमूव अपन शोधन क्रिया से कर सकते हैं। फिर 6 बजे से 8 बजे तक हम योग करते हैं और वो प्राणायाम या कपालभाति भस्त्रिका, इससे हमारे लंग्स का शोधन होता है। 6 से 8 बजे के बाद 8 से 10 बजे तक मतलब 8 से 10 यानी शोधन क्रिया हमारे लंग्स और बड़ी आंत की होने के बाद ये होता है हमारे पेनक्रियास के एनहेंसिंग का टाइम। पेनक्रियास के एनहेंसिंग में जो होता है पैनक्रियास के एनहेंसिंग में हमारे ऐसे पोषक ऐसे कुछ सीक्रेट होते हैं जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कि हमारे को आगे पोषण में सहायता दे सकते हैं। और ये होने के बाद हमारा जो है बड़ी इसके बाद फेफड़ों के बाद आमाशय का काम शुरू होता है। आमाशय में 4 घंटे तक हमारा खाना रहता है। तो 10 बजे लगभग 8 से 10 पेनक्रियास का काम होने के बाद आमाशय की कुछ ऐसे जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे पाचन में सहायता करते हैं। तो वो जूसेस सीक्रेट होने के बाद 10 से 12 के बीच में आमाशय में पाचन का काम बहुत अच्छे से हो पाता है। आमाशय में पाचन का काम 10 से 12 के बीच में होने मतलब शुरू होने के बाद यदि हमने खाना आमाशय में डाल लिया तो फिर हमारे हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में शुरू होता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जब होगा तभी हमारे खाए हुए अन्न का अच्छा भाग हमारे पूरे शरीर में पहुंच पाएगा। वो काम लिवर करता है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन शुरू होने के साथ साथ आगे 2 से 4 बजे के बीच में लिवर फंक्शन शुरू होता है। लिवर फंक्शन जब हो रहा होता है तो फिर उस समय हम लोगों को अन्न नहीं खाना चाहिए, या हम दिनचर्या के सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस में रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जो भी काम करते हैं लिवर अपना काम करता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। तो वो अन्न के सारे लाभदायक तत्वों को हमारे शरीर में पहुंचाता है वो 2 से 4 बजे के बीच में। कल्पना कीजिए कि 2 से 4 बजे के बीच में आज की दिनचर्या क्या होती है। बैंकों में 2:30 बजे लंच टाइम होता है, बहुत सारे ऑफिसों में 2 बजे लंच टाइम होता है। तो इस समय जो खाया गया अन्न है वो लिवर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि हमने अगर पेट में अन्न डाला तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ज्यादातर आमाशय की तरफ होगा और उसके कारण लिवर की एनहेंसिंग और लिवर का फंक्शन प्रभावित होगा। वो लिवर का फंक्शन प्रभावित होने के कारण जो सर्कुलेशन अच्छे तत्वों का होना है वो हो ही नहीं पाएगा। उसके 2 कारण है, क्योंकि हमने अगर खाना ही 2:30 बजे डाला है पेट में तो अच्छे तत्व अवशोषित कैसे होंगे लिवर से और कैसे लिवर ले जाएगा उसको, वो काम अधूरा रह जाएगा। फिर दूसरी बात ये होगी कि हमारे आमाशय का काम करने का टाइम तो 10 से 12 था और हमने खाना डाला 2 से 2:30 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में, तो फिर वो उस योग्यता के साथ आमाशय काम नहीं कर पाएगा। खाना आ गया है तो पचाएगा जरूर। दूसरी बात ये है कि हमारी जो पाचक अग्नि है,
हम कहते हैं ना भगवान ही हमारी पाचक अग्नि है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधा, ये भगवत गीता का श्लोक है। कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि पाचक अग्नि जो हमारे पेट में रहती है वही वैश्वानर अग्नि है, वही मैं हूँ। और ऐसा अगर भगवान कहते हैं कि मैं वैश्वानर अग्नि हूं, तो हमारे जीवित रहने के लिए वो कितनी जरूरी है ये बात आप समझ सकते हैं। और उस वैश्वानर अग्नि को जागृत अवस्था में ही उसका उपयोग करने से हमारे खाए हुए अन्न का पाचन होता है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को आपने ये सुना होगा कि वो तो बहुत स्वस्थ थे, सुबह जल्दी उठते थे, बहुत परहेज करते थे, खान पान में भी कोई ऐसे तेल युक्त या ऐसी चीजें नहीं खाते थे, फिर अचानक उनको हार्ट अटैक कैसे आ गया, इतनी कम आयु में हार्ट अटैक कैसे आ गया। या कई आपने सुना होगा योग के शिक्षक ही, कई बार ऐसा भी होता है। ऐसी कई चीजें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। उसका कारण यही होता है कि वो लोग जो होते हैं वो सुबह योग करते हैं, नियमित दिन मतलब खान पान सब करते हैं अच्छे से पथ्य वाला, लेकिन वो दिनचर्या की नियमितता नहीं रखते। तो वो सुबह अल्पाहार करते हैं, अल्पाहार मतलब फिर वो दीर्घाहार हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है हमें आगे काम है तो हम खा वा लें अच्छे से, उसके बाद पता नहीं कब खाने को मिले। तो सुबह का नाश्ता ही तबीयत से भरपूर हो जाता है, और उसके बाद खाना जो है वो चाहे जब भी हो, वो उसके बाद उसका विचार नहीं करते। फिर वो भूख लगती है तब खाते हैं, तो वो 11, 12, 1, 2 कितने भी बज सकते हैं। फिर जब अब स्वाभाविक रूप से 9-10 बजे अगर पेट भर के नाश्ता किया हो, तो 2 बजे से पहले भूख तो लगेगी नहीं। फिर 2 बजे भूख अगर लगती है या नहीं भी लगती, तो अब 2 तो बज ही गए, चलो खाना खा ही लेना चाहिए करके फिर खा लेते हैं। और उसके बाद वो जैसा मैंने आपको लिवर की स्थिति बताई और पित्त की स्थिति बताई, वो नहीं हो पाता आगे की प्रक्रिया। तो लिवर अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए हमारे शरीर में जो खाया हुआ अन्न है उसके अच्छे तत्व अवशोषित होकर शरीर के दूसरे भागों में पहुंच नहीं पाते। ये नहीं पहुंच पाने के कारण आगे की प्रक्रिया में बहुत व्यवधान आता है। आगे ये होता है कि एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की शरीर में कमी हो जाती है। दूसरा, जितना प्रोटीन जब हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, तो वो अनपचा ही शरीर में रह जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर में, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत में। और वो छोटी आंत और बड़ी आंत में अगर अनपचा रह जाए तो वो फर्मेंट होता है। और आप आपने अगर 2 बजे खाया तो आपका खाया हुआ अन्न तो हमारी आंत ही इतनी बड़ी और ऐसी बनी हुई है कि 20 घंटे से पहले तो खाया हुआ अन्न बड़ी आंत में पहुंचेगा ही नहीं, मतलब अन्न खराब तत्व उसके जो कि मल से निकलने हैं, तो वो निकलेंगे नहीं 20 घंटे बाद। अगर 2 या 3 बजे खाया हुआ है तो वो सुबह कैसे सूर्योदय से पहले आपका पेट साफ होगा। जो कुछ पुराना है वो तो निकल जाएगा, लेकिन 2 बजे दोपहर को खाया हुआ अगले दिन नहीं निकलेगा, उसके अगले दिन निकलेगा, तो वो तब तक फर्मेंट होता रहेगा। और यही रोज रोज का फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा करता है, और उस अच्छे वातावरण में बैक्टीरिया पलते हैं और गैस भी जनरेट होती है और रोग भी होते हैं। फिर हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है एक मिनट, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हमारे अंदर शरीर में जो है जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे जो अनपचा अन्न पेट में रह जाता है वही आमवात होता है। आमवात मतलब ऐसा अन्न जो पच नहीं पाया और फर्मेंट हुआ, और वो आमवात जनित जो अन्न है, मतलब अन्न जनित पुराना अन्न जनित आमवात है,
वो रोगों को पैदा करने का कारण होता है। और रोग कौन से होते हैं ये भी बहुत अच्छे से आयुर्वेद में समझाया गया है। वो रोग होते हैं ऐसे रोग जो कि हमको जेनेटिकली मिले हैं। जैसे कि आपके माता पिता को अगर डायबिटीज है तो आपकी पेनक्रियाज ज्यादा वीक होगी बाकी अंगों की तुलना में। तो अगर आपके अंदर आमवात डेवलप हुआ तो आपको डायबिटीज ही होगी। यदि किसी व्यक्ति को जेनेटिकली स्किन की प्रॉब्लम मिली है तो उसका अगर आमवात जनरेट होता है तो उसको स्किन की समस्या डेवलप हो जाएगी। यदि ऐसे सब रोगों का होता है, कुछ भी हो, चाहे कुछ लोगों को कब्जियत ही होती है, कुछ लोगों को वो होता है, अस्थमा होता है, या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या बीपी होता है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जिन जिन लोगों के जो जो ऑर्गन वीक होते हैं उन उनको होता है, और जिन जिन लोगों की जो जो प्रकृति होती है उन उनको उसके अनुसार होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वात, पित्त और कफ तीनों विकृत होने के कारण इन तीनों के शरीर में जो स्थान है उन स्थानों के अंगों को वो प्रभावित करते हैं। तो ये आमवात जाके उस वीकर ऑर्गन पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, और वीकर ऑर्गन पे डिपॉजिट होने के बाद ये क्या करता है, वहां पे एक षट क्रिया काल करके सुश्रुत संहिता में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। षट क्रिया काल मतलब जब वैद्य कोई किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो वो षट क्रिया काल देखता है, मतलब किस स्टेज में पेशेंट है ये देखता है। तो पहली स्टेज जो होती है वो तो आमवात जनरेट होने की होती है और पेट में उससे उसका प्रभाव होने की होती है। दूसरी स्टेज है वो आमवात जनरेट होके ट्रांजिट होता है वीकर ऑर्गन में। जैसे आपको घुटना दर्द, घुटना आपका वीक है तो वो आमवात जाके घुटने में डिपॉजिट हो जाएगा, उसके कारण आपका घुटना दर्द होने लगेगा। या फिर आपको पेट खराब हो जाएगा, जैसे छोटे बच्चों की पेट ही खराब होते हैं, ऐसे छुटपुटी बीमारी होती है, बड़े होने पे दूसरी बीमारियां होती हैं, या बुखार आ जाएगा, तीव्र रोग हो जाएगा, कोई भी सर्दी खांसी हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। और बड़े लोगों को दूसरी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि घुटना दर्द है, पीठ दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द, या बीपी बढ़ने लगता है, ऐसी कुछ चीजें। तो ये तीसरी स्टेज है, जैसे बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, पेनक्रियाटिक इन्फेक्शन होना, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होना, पल्पिटेशन होना, ये तीसरी स्टेज है। क्योंकि ये आपके वाइटल ऑर्गन जो हैं, जैसे लिवर, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग्स, ये सब प्रभावित होने लगे, ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज जो है, इन्हीं ऑर्गन में और विकृति आके ये कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाना। जैसे लंग्स में आपको सर्दी खांसी हुई, लंग्स में अगर इन्फेक्शन हुआ तो निमोनिया हुआ मान लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको अस्थमा हो गया तो फिर ये चौथी स्टेज है। चौथी स्टेज ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल की दिशा में जाने लगती है। मतलब आपको अस्थमा हो ही गया, आपका हार्ट वीक हो ही गया, या आपकी पेनक्रियास फंक्शन, मतलब पेनक्रियास इनएक्टिव हो ही गई, बीटा सेल बनने बंद ही हो गए, तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। उसके बाद आपकी पांचवी स्टेज आती है जो कि उस ऑर्गन को पूरी तरह खराब कर देती है, तो वो ऑपरेशन की स्थिति होती है। मतलब उस समय या तो आपको हार्ट का ऑपरेशन करके ही आपकी कैपिलरीज जो आर्टरीज जो चोक है उनको साफ करना पड़ेगा, या ऐसी कोई भी जैसे घुटना बदलना पड़ेगा, या ऐसे बहुत सारी जो ऑपरेशन होते हैं वो पांचवी स्टेज में होते हैं। और छठवीं स्टेज ऐसी होती है जो कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई भी हॉस्पिटलाइज व्यक्ति होता है तो वो हॉस्पिटलाइज व्यक्ति का क्या है, ऑक्सीजन लगी होती है, उसकी लंग्स काम नहीं कर रही थी, इसलिए आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दी जाती है, कैथेटर लग जाता है, मल निकासी के लिए वो पाइप लगा देते हैं, खाना अंदर डालने के लिए आहार नली में पाइप डाल देते हैं। ये सारी स्थितियां जो है वो छठवीं स्टेज है, और छठवीं स्टेज के बाद मृत्यु होती है।
तो ये षट क्रिया काल है। इस षट क्रिया काल में पहली, दूसरी, तीसरी और कभी कभी चौथी भी स्टेज जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। तो हम लोगों को इसी के बारे में सोचना है, हम लोगों को वो स्थिति ही नहीं आने देनी है, इसलिए आहार नियम करने की जरूरत है। अब मैंने आपको लिवर फंक्शन तक का आहार नियम बताया, ये 2 से 4 बजे के बीच में है। उसके बाद यही वाली साइकिल बाद में भी है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया फेफड़े ने सबसे पहले शोधन क्रिया, बड़ी आंत और निकासी के ऑर्गन सारे, जैसे मलमूत्र द्वार वगैरह। दूसरा आपको बताया फेफड़े से निकासी। तीसरा आपको बताया पेनक्रियाज एनहेंसिंग। चौथा आपको बताया आमाशय का काम। पांचवा आपको बताया हार्ट का काम और छठवा आपको बताया लिवर का काम। इसी इसी साइकिल में शाम के भी ये जो जैसे मैंने आपको बताया 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। तो पहले 4 पहर में ये सारे ऑर्गन एनहेंस होते हैं, ये सारे ऑर्गन काम करते हैं। जैसे मल मूत्र निकाल दिया आंतों ने और मूत्राशय ने, फिर फेफड़े में से कफ निकाल दिया योग करते समय, फिर आमाशय, उसके बाद पेनक्रियाज में से पूरी सफाई होके पेनक्रियाज एक्टिव हो गई। फिर आमाशय, जब सुबह बड़ी आंत साफ हो गई तो आमाशय एक्टिव हो गया, तो उसने खाना, आया हुआ खाना अच्छे से पचाया। फिर हार्ट एक्टिव हो गया तो उसने सर्कुलेशन का काम अच्छे से किया। फिर लिवर एक्टिव हो गया तो उसने अपना सारा खाना शरीर में अच्छे से पहुंचाया। उसके बाद इन सबके रेस्टिंग टाइम शुरू होते हैं। रेस्टिंग टाइम मतलब 4 से 6 बजे शाम को हमारी बड़ी आंत और मूत्राशय का रेस्टिंग टाइम होता है। तो उस समय हम लोगों को, अगर निकासी तो होती ही है, जो जो जमा हो जाता है वो तो निकलता ही है, लेकिन वो रिलैक्स करते हैं वो ऑर्गन। तो कल्पना कीजिए कि आपने अगर 4 से 6 बजे के बीच में बहुत पानी पी लिया। पानी, कई बार क्या होता है कि पानी अधिक पीना चाहिए इसलिए बेतहाशा पानी पीने लगते हैं लोग, और बेतहाशा पानी पीने के कारण ही कई लोगों की किडनी खराब रहती है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए भी हमें ये जानना जरूरी है ऐसी स्थिति ना आए इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे को हर चीज करने का टाइम कौन सा होना चाहिए। फिर अपने आमाशय, बड़ी आंत और मूत्राशय के रेस्ट करने का टाइम, उसके बाद फिर आता है हमारे फेफड़ों के रिलैक्सेशन का टाइम। तो कल्पना कीजिए उस समय अगर कोई भारी जिम करता है शाम को, अब ऑफिस से आए, हमको टाइम नहीं है तो हम जिम करने शाम को ही जाते हैं। तो जिम करने अगर शाम को आप जाते हैं तो वो आपके फेफड़ों के रिलैक्सेशन के टाइम पे आप जिम करते हैं, ये और हांफते हैं और फेफड़ों को एक्सर्ट करते हैं। फिर तीसरा आता है आमाशय का टाइम या पेनक्रियास का टाइम। उस समय अगर आप वह बहुत भारी खाना खा लेते हैं, शाम को 8 से 10 के बीच, 6 से 8 के बीच में अगर बहुत सारा हैवी खाना खा लेते हैं, हमारे योग में भी बताया जाता है हल्का खाना खाना चाहिए, मीठा दिन में ही खाना चाहिए, रात में मीठा नहीं खाना चाहिए। तो फिर पेनक्रियास पे बर्डन बढ़ जाएगा अगर रात में आप मीठा खाएंगे तो। उसके बाद आप काम करते हैं आगे आमाशय का। तो आमाशय को 8, अगर आपने 10 से 12 रात में खाना खाया तो आमाशय का रेस्टिंग टाइम है, वो नुकसान करेगा आपको। फिर 12 से 2 रात को जो जाग के लोग आजकल काम करते हैं उन लोगों को नुकसान है 12 से 2, क्योंकि हार्ट को आधा समय काम करना चाहिए, उसकी जगह वो डबल काम करता है, क्योंकि ऑफिस के काम करके एंजाइटी भी होती है उनको, तो और मेहनत करनी पड़ती है शरीर को, हार्ट को। तो इसी तरह आगे फिर किसी को नाइट ईटिंग की आदत रहती है,
वो लोग रात को 1-2 बजे उठ के खाने भी लगते हैं, उनके लिवर का क्या हाल होगा। इस तरह ये सारे नुकसान शरीर को उठाने पड़ते हैं। तो ये ना उठाने पड़े इसलिए रसाहार और योग दोनों जरूरी है जीवन में। अब मैं आपको कुछ बातें रसाहार के बारे में बताऊंगी। रसाहार जो है वो इसलिए होता है कि आपकी ये जो अभी तक मैंने बताई दिनचर्या उसका पालन हो सके। वो पालन कैसे होगा? तो सुबह पेनक्रियाज के जो काम करने के समय पे पेनक्रियाज को एनहेंस करने वाले और सपोर्ट करने वाले चीजें हमें लेनी चाहिए, उनका इंटेक हमें लेना चाहिए। वो होता है अल्पाहार। जब आप योग कर लेते हैं आपको लगता है कुछ ऐसा हल्का होना चाहिए जो कि शरीर को पोषण दे। तो आप अगर फलों का रस लेते हैं, सब्जियों का रस लेते हैं, नारियल दूध लेते हैं या सलाद, अंकुरित ऐसा कुछ खाते हैं, प्राकृतिक आहार खाते हैं, तो वो कोई भी अपक्व आहार है तो वो शरीर जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर जल्दी एब्जॉर्ब करने के कारण उसका उपयोग भी शुरू हो जाता है और बाद में खुल के भूख भी लग जाती है आमाशय के खाने के समय पे। तो इसीलिए आपको वो जो है अल्पाहार आपके शरीर को पोषण देने के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट देने के साथ साथ आपकी आगे के ऑर्गन्स की फंक्शन की योग्यता भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम लोग रसाहार देते हैं। तो रसाहार में जैसे फ्रेश फ्रूट जूस तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ हर्बल जूस भी, सब्जियों की जूस भी आप जानते हैं। मान लीजिए पालक, मेथी, बथुआ, लौकी। लौकी तो बहुत लोग लेते हैं, गाजर, चुकंदर भी बहुत लोग लेते हैं। लेकिन रसाहार में इसके अलावा और 30, 40, 50 और हर्ब्स भी रहती हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ रसाहार केंद्रों में हर्ब्स पे ही काम होता है। मैं जो प्रिस्क्रिप्शन, जो लोग परामर्श लेने मेरे पास आते हैं उनका मैं प्रिस्क्रिप्शन बनाती हूँ, तो उनके रोग के अनुसार उनको मैं वनस्पतियों के रस बताती हूँ और वो रस हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। जो कुछ नाम जैसे मैं आपको बताऊं जो आप शायद थोड़े बहुत लोग जानते हो या ना भी जानते हो। जैसे है अडूसा, तुलसी तो सब जानते हैं, गिलोय, ग्वारपाठा, आंवला भी सब जानते हैं। फिर कोई चोपचिनी, मंजिष्ठ, अश्वगंधा, शतावर, ये सब इसमें से कुछ नाम कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो उनके डिजीज के हिसाब से और उनकी वात पित्त कफ की स्थिति के हिसाब से उनको मैं वो रस प्रिस्क्राइब करती हूँ। और वो गेहूं के जवारे का रस है, जैसे ये भी सब लोग जानते हैं। तो गेहूं के जवारे का रस माइक्रोन्यूट्रिएंट होने के साथ साथ एंटी कैंसरस भी है और एंटी टॉक्सिक भी है। तो वो रेगुलर लेने से उसका लाभ भी मिलता है। तो ये अगर करते रहे तो उनको वो जूसेस लेने से या अंकुरित या फल लेने से उन लोगों की पैनक्रियाज एनहेंस हो जाती है और ऐसे जूसेस सीक्रेट करती है जो कि आगे 10 से 12 भोजन करने में सहायक हो। और मजे की बात यह है कि ये जूसेस लेने के बाद भूख भी 10 से 12 अच्छे से लग जाती है। और 10 से 12 भूख लगने के बाद उस समय मतलब उस समय अच्छे से पूरा दाल चावल रोटी सब्जी तबीयत से ठीक से खा के, ना तो कम ना जरूरत से ज्यादा, ऐसे खा के आपको सुस्ती भी नहीं आएगी। क्योंकि नाश्ता अगर आप 9 से 10 करेंगे और फिर 12, 1 या 2, 3 बजे खाना खाएंगे तो आपके शरीर में सुस्ती रहेगी क्योंकि ओवर ईटिंग हो चुकी है आपकी, 2 बार आहार हो गया है आपका। लेकिन जब हम सुबह अल्पाहार में रसाहार लेते हैं या अपक्व आहार जैसे फल, सलाद, अंकुरित, खजूर आदि लेते हैं तो फिर हमको समय पे खुल के भूख लगती है और उस खाना खाने के बाद सुस्ती नहीं आती। उसके बाद फिर आपको ये कहा जाता है अब आप 6 से 7 घंटे कुछ भी ना लें पानी के अलावा। तो वो जो खाया हुआ अन्न के 1 घंटे बाद लिया गया पानी है, वो हमारे खाए हुए आहार में अच्छी तरह मिल के हमारे मल को मुलायम बनाता है और आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो ये दिन की दिनचर्या है और उसके बाद शाम को 6 घंटे बाद भोजन करना चाहिए क्योंकि सामान्य वैसे कहा जाता है योगियों को 1 बार और भोगियों को 2 बार और रोगियों को 3 बार भोजन उनका होता है। ऐसा 3 या ज्यादा बार ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी योग करने वाले ये चीज समझते होंगे कि शाम का भोजन तो मुझे नहीं लगता कि इस समूह में जुड़े हुए लोग
रात को दबा के तबीयत से दोपहर की तरह खाते होंगे, वो हल्का फुल्का खाना पसंद करते होंगे या एकाहार खाते हैं। ऐसा सब रखना पड़ता है। शाम का 6 बजे का जो आहार सूर्यास्त से पहले, जैसे जैन धर्म में भी बताया गया है, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। पहला भोजन 10 बजे अगर किया है तो 10 से 6 घंटे बाद 6 बजे, गर्मियों में तो सूर्यास्त होता है, ठंड में सूर्यास्त थोड़ा जल्दी होता है। तो ठंड में जरूरी नहीं है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लिया जाए, भूख लगने पे भोजन करना चाहिए, ये सबसे पहला नियम है। और भूख अगर सूर्यास्त से पहले लगती है तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो ये उसके बाद का नियम है। उनको संतरे का रस पूछ लेना, दोनों को चाय संतरे का जो भी पूछ लेना। तो ये दिनचर्या रखने के लिए मैं आग्रह करती हूँ लोगों से, और वैसा ही आहार नियम उनको बताती हूँ। तो इस आहार नियम के साथ इंसान स्वस्थ रह सकता है, और साथ में वो वनस्पतियां जो जड़ी बूटियां भी रहती हैं वो ट्रीटमेंट का भी काम करती हैं और ठीक भी कर देती हैं लोगों को। तो ये काम मैं 18 साल से कर रही हूँ, और इसके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों को लाभ भी मिलता है। तो इसीलिए इसके बाद ये आहार नियम मैं हमेशा बताती हूँ। ये आहार नियम बताने का एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ऐसा है कि मैंने एक अपना ये जो पीएचडी की, उससे पहले मैंने एक सर्वे किया था। सर्वे जो है वो इस श्लोक के आधार पे किया था। एक योग रत्नाकर में एक श्लोक है, सायं प्रातर मनुष्यानाम अशनम श्रुति चोदिताम नान्तरा भोजनम कुर्यात् याम युग्मम न लंघयेत् याम मध्ये रसोत्पत्ति याम युग्मात् बलक्षयम्। ये श्लोक है। ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको सब बताया। सायं प्रातः मनुष्यानाम अशनम श्रुति चोदिताम, मतलब सुबह शाम, अशन मतलब भोजन करना चाहिए, वो योग्य रहता है व्यक्ति के लिए। नान्तरा भोजनम कुर्यात् याम युग्मम न लंघयेत्, मतलब इसके अंतर से कोई दूसरे टाइम भोजन नहीं करना चाहिए। याम युग्म नहीं लांघना चाहिए। याम युग्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया 4-4 घंटे का एक एक पहर होता है। तो याम मतलब पहर, तो दोपहर नहीं लांघना चाहिए। हम दोपहर भोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे दोपहर में, दूसरे पहर में करना होता है। अब मान लीजिए 6 बजे सूरज उगा है, तो 6 से 9 पहला पहर और 9 से 12 दूसरा पहर। अगर हमने 6 बजे सूरज उगने वाले दिन 12 बजे के बाद भोजन कर लिया तो याम युग्म तो लांघ दिया ना। तो याम युग्मम न लंघये। तो ऐसा करने से क्या होता है? पहली बात तो ये सायं प्रातः मनुष्यानम अशनम श्रुति चोदिताम नान्तरा भोजनम कुर्यात् अग्निहोत्र समोहित विधि। मतलब जैसे अभी आपने अग्निहोत्र देखा, मैंने एक आहुति डाली छोटी सी घी की, अग्न्या सूर्याय स्वाहा, दूसरी आहुति डाली प्रजापते स्वाहा, बस ये इतनी आहुति के बाद खत्म हो गया। तो हम लोगों का जो भोजन होना चाहिए वो अग्निहोत्र समोविधि होना चाहिए। मतलब अग्निहोत्र में जैसे आहुति डालते हैं वैसा होना चाहिए। हमारे लिए जितना जरूरी है बस उतना ही। हम स्वादिष्ट खूब चाहिए, पेट भर चाहिए, इस रंग का चाहिए, ऐसा चाहिए, इतने ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ये कहते हैं याम मध्य न भोक्तव्यम, मतलब दोपहर क्रॉस करने के बाद नहीं खाना चाहिए। और याम युग्मम न लंघेत, दो मतलब दोपहर से तीसरे पहर के बीच में, मतलब याम मध्य हो गया, या चौथे पहर के बीच में, ये याम मध्य हो गया, इस बीच नहीं खाना चाहिए। और याम युग्मम न लंघेत, तो मैंने पहले ही बताया आपको, दोनों से क्या होता है, याम मध्य रसोत्पत्ति। अगर आपने बीच बीच में बेटाइम खा लिया तो रस की उत्पत्ति, मतलब आम रस, मतलब आमवात की उत्पत्ति होती है। वो वही जाके, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि वो किसी ऑर्गन में जाके डिपॉजिट हो जाता है और वही रोग का कारण बनता है, जो आपके वीकर ऑर्गन नेचुरली आपको जन्म से मिले हुए हैं। तो ऐसे जन्म से मिले हुए वीकर ऑर्गन को बीमार पड़ने की स्थिति तभी आएगी जब आपके शरीर में आमवात जमा हो जाएगा। आमवात जमा होने की स्थिति तभी आएगी जब आपने गलत समय पे खाना खा लिया। फिर
याम युग्मम लंघेत याम युग्मात बलच्छय। मतलब अगर आपने जैसे 2 बजे लोग खाना खाते हैं, उस समय आपकी मतलब वैश्वानर अग्नि प्रदीप्त होके सबसाइड हो चुकी होती है। तो प्रदीप्त होके सबसाइड होने के बाद आपने खाना खाया तो बल का क्षय होगा ना, क्योंकि वो अग्नि तो प्रदीप्त ही नहीं है, तो वो खाने को पचाएगी कैसे? और हमारे शरीर में खाना पचाने की योग्यता नहीं है और हमने खाना खा लिया, तो बल का क्षय तो हुआ ही हुआ। तो इसीलिए ये श्लोक को ध्यान में रखते हुए मैंने, और ऐसे ही श्लोक इस थोड़ा बहुत मिलता जुलता सुश्रुतसंहिता में भी है, ऐसे ही वाग्भट्ट ने भी लिखा है, ऐसे ही सब वेद मतलब पुराने जमाने के सब ऋषि मुनियों ने इसी से मिलते जुलता श्लोक लिखे हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे ध्यान में आया कि ये तो कोई सोचता ही नहीं कि खाना कब खाना चाहिए, तो फिर जरा देखिए। गणपत जी मोबाइल वीडियो बंद कर लें प्लीज। तो गणपत लाल जी वीडियो बंद कर लें प्लीज। जी बहन जी। तो देखें तो कि ऐसा करने वाले लोगों का होता क्या है। तो मैंने 1050 लोगों के बीच में सर्वे किया, और 1050 जो लोग थे वो ऐसे लोग थे जो कि मधुमेह के रोगी थे। तो उन मधुमेह रोगियों को जैसे मधुमेह बीमारी तो हो गई है, लेकिन मधुमेह के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती हैं। अब मधुमेह तो तनाव जनित भी होता है, तो तनाव से भी किसी को डायबिटीज होगी। तो लेकिन ऐसे सारे लोग जो नाश्ता करते हैं, मधुमेह में डॉक्टर बताते हैं 2-2 घंटे में खाना खाओ और नाश्ता जरूर करो, नाश्ते के पहले ये गोली ले लेना, खाने के पहले ये गोली लेना, ऐसा सब बताते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे 1050 रोगियों में ऐसे मधुमेह रोगियों को 593 रोगियों को हाई बीपी था, 231 लोगों को हार्ट डिजीज था, जॉइंट पेन 74 लोगों को था, फिर इंडाइजेशन 44 लोगों को रहता था, अस्थमा 23 लोगों को था, और शुगर किडनी के रोग 16 लोगों को थे, रेटिनोपैथी 15 लोगों को थी। ऐसे मेरा उसमें से रिजल्ट निकल के आया। फिर मैंने उसके बाद मैंने उनसे मतलब ये पूछा था कि आप लोग कितने बजे खाना खाते हैं, तो जो लेट खाना खाते हैं नाश्ता करके उनकी ये स्थिति थी। उसके बाद जो बेटाइम नहीं खाते, दोपहर खाना खाते हैं समय पे 12 बजे से पहले जो खाना खाते हैं, उनमें 10 से 29 लोग, मतलब वो 10 से 50 मैंने हेल्दी लोगों में भी किया, 10 से 50 डायबिटिक लोगों में और 10 से 50 हेल्दी लोगों में। जो 10 जो हेल्दी लोग थे, उनमें से 1029 लोग ऐसे थे जो कि खाना मतलब 1029 ऐसे लोग थे जिनको 2 टाइम खाना खा के सही मतलब जो भोजन का नियम है उस समय खाना खा के 1029 लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, और बाकी 79 लोग जो थे सॉरी 81 लोग जो थे वो उन लोगों को कुछ पाचन की कुछ प्रॉब्लम छुटपुट रहती थी। तो ये मतलब स्वस्थ व्यक्तियों में भी जब सर्वे किया तो छुटपुट बीमारियां जो किसी कारण से मान लीजिए खाना खाता है लेकिन खाना खाने के बाद बैठा ही रह गया या ऐसे कुछ गलतियां कर दी, तो उन ऐसे ऐसे कुछ लोगों को ये सारी प्रॉब्लम थी। तो वो केवल उसमें से 1029 अच्छे थे और 69 केवल 61 केवल बीमार थे उनमें से। तो ये सर्वे में से निकल के आया। तो जब मैंने ये अपने जो मेरे पीएचडी के गाइड थे उनको मैंने दिखाया, बड़े शर्माते झिझकते मैंने उनको बताया कि मैंने काम किया है, इसमें ऐसा कुछ निकल के आया है, तो ये देखिए ये अपने पीएचडी के दौरान कुछ काम आ सकता है क्या, क्योंकि मेरा विषय योग और रसाहार का था। तो उन्होंने उसको जब वो डेटा पूरा देखा, उन्होंने डेटा जब पूरा देखा तो उनकी समझ में आया कि
ये डेटा तो अनबिलीवेबली वो है, मतलब इसका जो है महत्व है, अविश्वसनीय। एक ऐसा उसमें होता है जैसे एक रिसर्च जो लोग से जुड़े हुए होंगे वो लोग जानते होंगे, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में पी वैल्यू एक होती है। तो पी वैल्यू जितनी कम से कम हो उतनी उस रिसर्च की वो विश्वसनीयता ज्यादा से ज्यादा होती है। तो जब इस डेटा के आधार पे उन्होंने पी वैल्यू निकाली तो वो पी वैल्यू 0.0001 निकली। इसका मतलब उसकी विश्वसनीयता मतलब 0.0001% ही गलती हो सकती है इस काम में, इस बात में जो मैं कहना चाहती हूँ। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि आहार नियम कितना फूल प्रूफ है हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो ये जब रिसर्च में से निकल के आया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो सही दिशा में कर रही हूँ और इस तरह आहार नियम करके सुबह अगर रस लेता है कोई इंसान तो उसको दुगना लाभ मिल सकता है। तो ये सारा मेरी स्टडी रही, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई आहार नियम और रसाहार की। यदि आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। शुगर पेशेंट को कौन से आहार लेना चाहिए, सुबह से उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? जैसा मैंने बताया आपको, शुगर पेशेंट को ही के ऊपर ही मैंने सर्वे किया था ये। तो इन्हीं पे सर्वे करने से ये पता चला कि नाश्ता नहीं करेंगे और अर्ली मील करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे ना। शुगर पूरे 10-50 शुगर पेशेंट पे ही तो ये स्टडी हुई थी। तो और 10-50 नॉर्मल पे लोगों पे। तो वो 10-50 के 10-50 ऐसे थे जो कि डॉक्टर के बताए हुए नाश्ता करके दोपहर भोजन और शाम का खाना खाने वाले अस्वस्थ थे। तो इसीलिए आपको ये मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शुगर पेशेंट के लिए नाश्ता तो बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। उसको अर्ली मील ही करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी जो शुगर पेशेंट आते हैं उनको मैं रसायन देती हूँ, उनका पहले ही दिन से नाश्ता बंद करने को कहती हूँ। और अगर इंसुलिन लेने वाले हैं तो उनसे कह देती हूँ सुबह नाश्ते के साथ जो इंसुलिन लेते हैं वो कल से बंद कर दें। तो इसके कारण फिर वो स्वस्थ रह सकते हैं। क्या चीज खाना चाहिए वो सुबह से बता दो ना आप, तो सुबह उठते से क्या क्या लेना चाहिए? देखिए वैसा मैं शुगर पेशेंट को तो अपक्व ही लेना चाहिए ना। कोई भी फल खाने में फलों के रस नहीं ले सकते। कोई भी फल खाने में कोई आप दिक्कत नहीं है उनको, सारे फल खा सकते हैं। और कोई अपक्व आहार जैसे सलाद, अंकुरित ये सब भी खा सकते हैं। और उसके बाद फिर 10-11 बजे सामान्य भोजन कर लें तो उनकी शुगर लेवल ठीक रहेगा। जी, धन्यवाद जी अशोक जी। हमें रमेश चंद मेहरा जी, आप अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। नर्मदापुरम से मैडम, अभी जो चलन में देखते हैं कि जब हम शादी विवाह के में जाते हैं तो वो तो 9-10 के बाद और बहुत हैवी भोजन होता है। इसका परिणाम लगभग कितने दिन तक रहता है? दादू आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज मेरे को आ गई। उन्होंने ये पूछा कि हम तो शादी ब्याह में जाते हैं, वो तो 10 बजे खाना होता है और वो भी भारी खाना होता है। पर मेरे को ये बताइए, हम संसार के साथ तो हमें जीना ही है, शादी ब्याह में तो हमें जाना ही है। लेकिन इस तरह के रिसेप्शन में किसने देखा कि आप क्या खा रहे हैं? जी, है ना? तो अगर हम अपने जीवन को नियमित करना चाहते हैं तो हम घर से खाना खा के जाएं, वहां पे सब लोगों से मिलने जुलने ही जाएं केवल। जी जी, यही तय किया हम लोगों ने। जी हाँ, अब हम अभी एक शादी में गए थे, शरद भैया और हम, तो यही तय किया कि भैया ये तो विरुद्ध आहार हो रहा है, इसमें क्या करें। जी ओम। जी, बहुत सुंदर। जैसे शादी ब्याह में मतलब हम देखिए, आप सब योग वाले हैं, आपको
आपको ध्यान में आता होगा कि पाप जो है वो 3 तरह के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। मतलब एक तो किया गया पाप, मतलब हमने खाना खाया शादी ब्याह में, तो वो हमारा किया गया पाप है, उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। दूसरा है कारित, मतलब करवाया गया। अगर हम ऐसी पार्टी देते हैं जिसमें 10 बजे रात को हम भारी खाना खिला रहे हैं, दही बड़ा खिला रहे हैं, ना तो दही खाना उचित है, ना तो उड़द खाना उचित है, लेकिन हम रात के भोजन में दही बड़ा रख रहे हैं, तो ये कारित पाप हुआ। उसका भी हमको उतना ही फल मिलेगा जितना करने पे मिलता है। और तीसरा अनुमोदित, मतलब हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम है और हमारे घर वालों ने तय किया है कि रात्रि भोजन 10 बजे होगा और हम उसमें दही बड़ा परोसेंगे, तो हमने उसका अनुमोदन कर दिया, तो भी हम उतने ही बड़े पापी हैं। इसलिए बहुत ये सुंदर, तो बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर, स्पष्ट आपने जो है कह दिया है। ये बड़ी बात है आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी, कि रात में जो भोजन करता है और कराता है और विरुद्ध भोजन कराता है वो पुण्य नहीं पाप करता है। सही बात है। लोग सुबह जब उठते हैं ना, उनकी हालत क्या होती है, और खूब खाते हैं लोग कि शादी ब्याह में तमाम तमाम चीजें खाते हैं। बहुत अच्छा आदरणीय सुमित वर्मा जी तो आपसे हमें सवाल करेंगे। हमारे जो है अशोक भाई जो है वो शादी कर ही रहे हैं और वो पूछ भी रहे हैं और कह रहे हैं हम जैविक शादी करेंगे। तो आप समझ लें भैया क्या क्या करना है, पाप करोगे या पुण्य। आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी, अभी योगाहार कार्यक्रम से हमारे अशोक पटेल जी जो अभी सवाल कर रहे थे, वो अपनी शादी में पूरा प्राकृतिक जैविक अनाज के ही पूरा खाद्य बनाएंगे, पूरा भोजन, पूरा सात्विक, प्राकृतिक और जैविक। और आंवली घाट नर्मदापुरम पे आपका भी आमंत्रण करेंगे हम लोग, आप भी पधारिए। अनूठी शादी होने वाली है, देखिए आप। ये मेरा प्राकृतिक आहार है, सुबह का अल्पाहार। जी जी भाई साहब, तो ये बोलना है कि शादियों में भी हम लोगों को अपने आहार के अनुसार ही भोजन रखना चाहिए, समय और बिल्कुल। ऐसे तो दिन की शादियां ही होनी चाहिए, रात की शादियां तो मुगलों के जमाने में होती थी, जब महिलाओं को मुगलों से बचाना होता था। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें सोशल मीडिया पे हम लोगों को कहना चाहिए, हम लोगों को लिखना चाहिए और एक दूसरे से चर्चा करना चाहिए। डी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, मैं यही कह रही थी कि प्रथा थी शादी की, वो नहीं हुआ करती थी, बहुत पहले दिन के ही मुहूर्त निकला करते थे, स्वयंवर हुआ करते थे। ये जो रात की शादी इसने बहुत इसके घर में शादी लाखों का खर्च, और पूर्णिमा जी ने इतनी बढ़िया बात बताई कि जो खिलाए वो भी सात्विक है। इतने सारे जो आइटम बनने लगे शादियों में, लोग भी जान रहे हैं, उस सबसे बचत होगी, हर से बचत होगी, उस अमाउंट को हम किसी और अच्छे कामों में लगा सकते हैं। तो और शादियों का भी हमें हमारा एक कर्तव्य है कि बस इस बात की, भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला कि सोशल मीडिया पे ये प्रचारित किया जाए कि विवाह जो है वो दिन में किए जाए, तो सारी परेशानियों से बचेंगे, जो शादी वाले हैं वो भी और मेहमान भी। और बहुत अच्छा सब विचार है सब के, बहुत बढ़िया। अभी आदरणीय पूर्णिमा बहन जी, शायद आवाज आ रही है। अभी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज की थोड़ी सी आवाज कट रही थी। अभी रंजना बहन जी ने लिखा है महाराष्ट्र से कि हमारे यहाँ दिन में ही शादी होती है, तो महाराष्ट्र के में अधिकतर दिन में शादी होती है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले बहन जी, एक परिवार ने गौशाला में शादी कराई। गौशाला में 11,000 गायों को भोजन कराया और उन 11,000 गायों की जो सेवा करते थे 1100 गोपालक, उनको भंडारा खिलाया। बाप रे। और पूरा गो आधारित खीर, देसी गाय की दूध, घी का साफ पकवान बने, और ये अद्भुत शादी हुई है। अभी हम उनको सिफारिश करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान करें और उस दाम्पत्य को आशीर्वाद दें, और ये खबर भी हाईलाइट करें हम सब लोग। हमने अभी डाली है उस पर, ये अच्छी बात है। हम जन्मदिन अपना गौशाला में मनाएं, शादी साल के गौशाला में मनाएं, और जो भंडारा हमको करना है, आप हमें निमंत्रण देते हैं, हम रात में जाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और हमारे संख्या के अनुसार भोजन बनवा लेते हैं, और वो अन्न जो है बर्बाद जाता है। और इसकी जगह अगर गरीब आदमियों को खिलाया जाए तो ये पुण्य का काम होता है।
तो जैसा बहन जी और सब हमारा युवाहार का परिवार है, वो निश्चित परिवर्तन लाएगा। कहीं जैसे अशोक पटेल जी बहन जी नर्मदापुरम जिले से हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने शादी में, अपने परिवार की शादी में हम जैविक भोजन कराएंगे सबको। घर वालों से जूझना पड़ा, समाज से जूझना पड़ा, इनको कितना संघर्ष, अरे वो गलत हो जाएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि नहीं हमको करना है। तो ये शुरुआत हो रही है, हम सब लोग इनको सहयोग करेंगे। और आंवली घाट नर्मदापुरम की पवित्र जगह है जहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वहाँ हम चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार को भी शामिल करें, ताकि ये देश देखे कि हमारे ऐसे भी शादी होती है, ताकि जहर न परोसा जाए और अमृत परोसा जाए। अब मैं बहुत हैंड रीच है, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आप अपना सवाल करें। जी। मैडम, आपने बताया कि पानी ज्यादा पी लेते हैं कई लोग, तो ये पानी पीने का क्या मानक होना चाहिए? मतलब आयु, वजन, मौसम, परिस्थिति, कारक की पद्धति, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा क्या, ये पूछना? देखिए, सुबह सूरज उगने से लेके सूर्यास्त तक जो पहला भाग है दिन का, उस समय ज्यादा पानी पीना चाहिए, और जैसे जैसे दिन खत्म होता जाता है वैसे वैसे पानी कम करते जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही पिए। तो अपने और दूसरा ये है कि दोपहर भोजन के 1 घंटे बाद पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि वो पणियात में जाने वाले मल को मुलायम कर सके। तो और तीसरी बात मैंने आपको बता ही दी कि किडनी के रेस्ट करने के समय में लगभग सूर्यास्त से थोड़ा पहले पानी अवॉइड करना शुरू कर देना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। पूर्णिमा जी, ये प्रश्न शायद होंगे और भी लोगों के, मेरा तो नहीं है, मुझे समझ आ रहा है कि जो ऑलरेडी अभी डायबिटिक की जो मेडिसिन लेते हैं, डायबिटिक मेडिसिन जो सुबह खाली पेट लेते हैं, तो आप रसायन के साथ उनकी मेडिसिन बंद करवाती हैं या कम करवाती हैं? वो क्या आपका मतलब प्रिस्क्रिप्शन रहता है? डायबिटिक लोगों को मैं गोली तो बंद नहीं करने को कहती हूँ, लेकिन जब वो सुबह नाश्ता बंद करके नाश्ते की जगह रसाहार लेने लगते हैं, और उसके बाद भोजन, दोपहर भोजन और रात्रि भोजन जैसा मैंने बताया 10 से 12 के बीच में और 6 से 8 के बीच में करने लगते हैं, और बीच बीच की स्नैकिंग बंद कर देते हैं, तो उनका शुगर लेवल, मान लीजिए किसी का शुगर लेवल मेरे पास आने से पहले रहता होगा फास्टिंग 110, 120 गोली खाने के बाद भी, या दिनों में वो नीचे आने लगे। 80 से नीचे फास्टिंग और 120 से नीचे पोस्ट मील जब आने लगे, तब मैं कहती हूँ कि वो मेडिसिन बंद करें। बंद नहीं, मतलब उसको स्किप करें 1 आध दिन। जी धन्यवाद। बहन जी, आगे सवाल है आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि हम रात को सोते समय 2 गिलास पानी पीते हैं, तो मतलब सोने के 5 मिनट पहले समझ लें, तो ये ठीक है क्या कि नहीं? क्योंकि अभी तक तो जी बहुत गलत है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो लोग 2 गिलास पानी रात को, जैसे आप पीते हैं, बहुत सालों से पी रहे हैं, तो आपका शरीर उसका यूज टू हो गया है। लेकिन वास्तव में इसलिए आपको आप बाकी योग करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन उससे ये होता है कि आपका ब्लैडर रात को भर जाएगा, और आपको नींद में पता नहीं चलेगा कि ब्लैडर भरा हुआ है। बहुत प्रेशर बन जाएगा, तभी आपकी आंख खुलेगी, और फिर आपको यूरिन जाना पड़ेगा। ऐसा रोज रोज हो रहा है, तो रोज रोज आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रात का पानी पीना बंद करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तो बहुत जरूरी हो, तभी पानी पीना चाहिए। जी बहुत सुंदर बहन जी। आदरणीय प्रणाली मराठी जी। सुबह का 3.5 गिलास पानी बिल्कुल सुबह उठते से ही, वो ठीक है क्या? सबको भरपूर पानी पीना ही चाहिए सुबह, वो तो अपने बताया, योग में ही बताया जाता है। जी आदरणीय प्रणाली मराठी जी। जी। ओम ओम
मुझे ना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो आपने जो डायबिटीज के लिए आहार लेने के समय 2 बार बताया ना, उसी प्रकार ही मैं लेती हूँ तो चलेगा क्या? उसी प्रकार हर नाश्ता किसी नहीं के करती हूँ। हाँ, नाश्ता हाँ, नहीं करती हूँ। स्कूल जाते वक्त 9:30 बजे खाना खाती हूँ और शाम को आने के बाद खाना खाती हूँ। बिल्कुल बढ़िया, यही करना चाहिए, उससे ही आप ठीक रहेंगी। हर किसी को चाहे बीमारी कोई भी हो, आहार नियम यही होना चाहिए, क्योंकि यही लेकिन आहार नियम कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है मेरा। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है। 1 बरस में ऐसा आहार लेती हूँ, फिर से कोलेस्ट्रॉल मुझे जरा मीठा थोड़ा सा खाने की आदत है, लेकिन वो श्रीखंड आदि मैंने बंद कर दिया है। दूध के जो पदार्थ है वो कम कर दिए हैं। और लहसुन जो बताते हैं ना, तो लहसुन से मुझे नौशाय होती है और गर्मी भी होती है ज्यादा लहसुन से, तो वो नहीं। अभी अभी थोड़ा घी में डालकर खाने को शुरू किया है। हाँ, ओम। तो देखिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन। आपकी जो प्रॉब्लम है निजी, उसके बारे में तो अपन अलग से बात कर सकते हैं। यहाँ सब लोग बैठे हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न पूछिए कि जो सबके रुचि का हो, तो उससे जी सबको लाभ मिले। तो जी, बाकी बहुत लोगों का सुंदर जी। आदरणीय आदरणीय बने सिंह जी, सीधा सवाल करें। जी ओम, प्रणाम सभी को। जी, जैसे दीदी आप लोगों ने जो ये नियम बताया है, ये सभी उम्र के लिए लोगों के लिए मान्य है या अलग अलग उम्र के हिसाब से भी? नहीं नहीं, सभी जो वो वयस्क लोगों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों की का सिस्टम अलग होता है, उनको 4-4 घंटे में खिलाना होता है। और फिर जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी। जी 4-4 घंटे भी होता है। जब बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध भी पीता है ना, तो वो 4 घंटे के अंतर से ही देना चाहिए। जी जी। आदरणीय नरेंद्र यदि वर्मा जी। जी हम्म, यदि जो फास्टिंग शुगर है सवेरे वाली, वो तो 100 के आसपास आती है, लेकिन खाना खाने के बाद में एकदम बढ़ती है, बूस्ट अप होती है। सामान्यतः तो फास्टिंग इसके शुगर, लिए कुछ विशेष बात है क्या? नहीं, इसको समझिए। चाहे गोली सामान्य खाएं, चाहे गोली खाएं या न खाएं, खाना खाने के बाद वाली शुगर बढ़ती ही बढ़ती है, और अराउंड 200 और 250 के बीच में रहती है। लेकिन फास्टिंग वाली जो है हमेशा 100 के आसपास आती है, 100, 110, 100, 110। और मैं खाना खाने के बाद में, मैं विशेष बात बता दूं कि मैं बिल्कुल बैठता नहीं हूं, कि मैं खाना खाने के बाद बैठा रहा या सो गया या कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करता। दिन भर में जो है खाना खाने के बाद में तो कभी बैठते ही नहीं, दिन भर एक्टिव ही रहता हूँ, चाहे कैसे भी देखिए, तरह से रहूं। मैं समझ गई। और पैदल देख चलता हूँ 6-7 किलोमीटर। समझ गई, मैं आप जवाब जी देती हूँ। देखिए, जी फास्ट है वो सामान्यतः शुगर का एक नियम होता है, ये यूनिवर्सल नियम दुनिया के हर इंसान के लिए है, चाहे उसको डायबिटीज हो या ना हो। जी। वो ये होता है कि फास्टिंग शुगर आपकी तब बढ़ेगी जब आप वो शुगर आपकी तनाव जनित हो, और पोस्ट मील शुगर आपकी तब बढ़ेगी जब आपकी खान पान की गलतियां। ठीक है, ठीक है। जी धन्यवाद। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। जी ओम, प्रणाम। मैम को प्रणाम, सदन को भी प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि मिसेज योगा भी करती है, लेकिन 60 का उम्र हो गया है, और उनको जब तक त्रिफला या कोई बट्टी नहीं लेती हैं तो सुबह मोशन नहीं होता है। क्या कर, कोई रोग नहीं है, शुगर बीपी कुछ नहीं, बहुत दूर दूर तक। देखिए, जिसको भी कब्ज होता है, हर किसी के लिए कब्ज का मतलब वात की विकृति। मैंने आपको जब अपना लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था कि नाभि और उससे नीचे का स्थान वात का होता है। तो वो कब्ज की बीमारी नाभि और उसके नीचे के स्थान की है, इसलिए वो वात की विकृति है। और वात की विकृति होती है तो फिर वात बढ़ाने वाली चीजें अवॉइड करना चाहिए और वात कम करने वाली चीजें लेना चाहिए। मोशन नहीं होता है। जी जी,
त्रिफला लेती हैं वो अच्छा करती हैं। त्रिफला वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। सुबह त्रिफला लेने से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नियमित आजीवन भी ले सकता है कोई भी। जी जी वो जी आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी। जी मैम, नमस्ते मैम। जी हमारी जो सासू भाई है उनको डायबिटीज है और हमारे हस्बैंड को डायबिटीज है, तो मैम उन लोगों की 200-250 से कम कभी होती ही नहीं है और नियमित दवाई लेते हैं। मैंने बताया ना आपको, फास्टिंग तनाव जनित होती है। तो अगर फास्टिंग 200-250 आती है तो उनको योग बहुत जरूरी है। बिना योग के उनकी शुगर कम नहीं होगी। मैम वॉक पे जाते हैं वो सुबह 5 बजे से 1 घंटे के लिए। आप एक बार आप वॉक पे जाके देखिए, क्या आपकी विचार श्रृंखला वॉक से टूट जाती है? मैम मुझे तो जुकाम हो जाता है जब मैं बाहर सर्दी में जाती हूँ ना, तो मुझे सर्दी हो जाती, पता नहीं मैं कभी कभी इनके साथ जाती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है। 2-3 दिन से ज्यादा हम बाहर जा नहीं पाते। मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए। जी वॉक करने से इंसान की विचार श्रृंखला नहीं टूटती। योग करने से विचार श्रृंखला में ब्रेक लगता है। हम एग्जिस्टिंग स्ट्रेस से डिटैच हो जाते हैं, तभी हमारा तनाव खत्म होता है। वॉक और योग का कोई तालमेल नहीं है। कहते तो है लोग के सुबह घूमने से डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होता माया जी, चूंकि मैं बीच में क्षमा चाहूंगा, रोक रहा हूँ। जो डॉक्टर पूर्णिमा जी कह रही हैं कि वॉक में और योग में बहुत अंतर है, उसको आप मान लीजिए और इनको मंडूकासन कराएं और उससे जो है डायबिटीज ठीक होगी। वॉक घूमने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहने से अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं होता है घूमने से, सही बात ये है। क्योंकि जब तक हमारी सांस नहीं चलेगी, हमारी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होता है। दौड़ने से कुछ थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी घूमने से कुछ नहीं होता है। शुद्ध हवा मिलती है, बस माहौल अच्छा बनता है। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। ये जी बहन जी। मैनेज होता है। जी जी, थैंक यू मैम। जी आदरणीय रंजना जी, आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दिनेश जी शेमवाल जी। जी आदरणीय भाई साहब, आवाज पहुंच जी रही है? जी हाँ हाँ जी जी। जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है। बहुत सुंदर आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस योगार मंच पर आए और बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बस। और सुंदर सबके लिए बहुत अच्छा जानकारी दी। और जैसा कि हम भी बहन जी का सवाल था, तो बीपी वालों को ज्यादा घूमना चाहिए। थोड़ा सा बीपी वाले पेशेंट घूम सकते हैं, और जिनको शुगर है उनको तो डायबिटीज वाले मंडूकासन और ये बैठे हुए आसन कुछ करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी आदरणीय गणेश गौर जी। प्रणाम, सदन को प्रणाम, दीदी जी को प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी एज है 37, मेरा वजन है 76 kg और मैं वजन कम करने की सोच रहा हूँ, मगर वजन कम नहीं हो रहा। आप आहार नियम करके देखिए। जो 10-50 स्वस्थ लोगों में किया मैंने, उनमें वो स्वस्थ लोगों में जो नाश्ता करते थे उनके वजन ज्यादा थे, और जो नाश्ता नहीं करते थे उनके वजन सामान्य थे। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप नाश्ता करते हैं तो आप नाश्ता करना बंद कर दें और लंच और डिनर अर्ली करें, तो आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय डीडी शर्मा जी। नमस्कार सभी को मेरा, खास करके डॉक्टर पूर्णिमा, जिन्होंने इतना बहुमूल्य जो एडवाइस है वो सभी उपस्थित योग्य आहार के कार्यक्रम में सुनाया, और आदरणीय श्री मुनीलाल जी ने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो मैं मुबारकबाद भी नहीं दे पाया, व्यस्तता थी कि आपने नई सरकार बनाई है और उसके एक आप प्रमुख भाग है। जो ये कार्यक्रम चल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए तो बहुत ही सु
आवाज कट रही है। हिमाचल प्रदेश से बस टीवी एक के बात स्टूडेंट। कहना चाहूंगी, सर की हेलो। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर पूर्णिमा का प्रोग्राम दोबारा से करवाएं, जिससे कि और भी ज्यादा लाभ मिल सके। अगर समय हो, आज समय की कमी है, तो मैं ये चाहूंगा, और जिस दिन होगा वो सभी को सूचित करें। ये बहुत ही अच्छा जो इन्होंने वक्तव्य दिया है, अपना एक्सपीरियंस किया है इन्होंने, जो पीएचडी में जो रोगी लोगों की जो डाटा लिया है उसके आधार पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुमूल्य है। इनकी जो काबिलियत है उसका योगाहार के लिए समय समय पर जो है इनको बुलाया जाए, और सभी जो लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके। मेरा मुनीलाल जी से यही निवेदन रहेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया है। बहन जी, डॉक्टर पूर्णिमा जी, आप हिमाचल प्रदेश से हैं और ऐसे अभी चूंकि परिचय कम समय के कारण नहीं हो पाया, विभिन्न राज्यों के हमारे जो अभी सवाल आए हैं, विभिन्न राज्यों से सवाल आए हैं भाई बहनों के, और समय रहेगा अपन इसमें परिचय कराएंगे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का देना चाहता हूँ, जिन्होंने योगहार में डॉक्टर रश्मि झा जी को बुलाया। बहन जी, और डॉक्टर रश्मि झा जी का लगभग 3-4 दिन कार्यक्रम चला और इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। आज डॉक्टर पूर्णिमा जी को बुलाया। जो जिनको बुलाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को बुलाती हैं। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी स्वयं एक अपने आप को परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो मैं उनका धन्यवाद सदन की ओर से देता हूं कि आप इतने महत्वपूर्ण, चूंकि मैं भी भोपाली में ही हूं, और आज मैं डॉक्टर रश्मि झांसी जी से मिलूंगा, आदरणीय पूर्णिमा जी से मिलूंगा। और उमा शंकर जी अपना सवाल कर सकते हैं, इसके बाद हम आज आभार समापन करेंगे। डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद जी, बिहार से। जी, ओम सदन को उपस्थित सभी महानुभावों को सशत नमन वंदन। डॉक्टर पूर्णिमा सर को भी नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था सभी को लोगों के लिए कि आजकल के गैस बनने की समस्या बहुत लोगों में ज्यादा से ज्यादा है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। और सर ने ही रिक्वेस्ट किया था कि आप पुनः मंच पर आए, तो इसके लिए भी रिक्वेस्ट था, तो इसके बारे में प्रकाश डालें। जी ओम। जी, गैस बनने के 2 कारण हैं। पहला तो कारण ये है जो मैंने आपको बताया है कि हमारा खाया हुआ अन्न 20 घंटे बाद मलाशय से बाहर नहीं निकल जाता। वो देर से खाया जाता है तो वो पड़ा रहता है, किसी न किसी कारण से वो फर्मेंट होता रहता है, या पानी कम पिया, वात अधिक है शरीर में, कब्जियत रहती है, किसी न किसी कारण से वो मल वहां फर्मेंट होता रहता है। तो फर्मेंट जैसे आप कोई भी चीज बॉटल में भर के रखिए, कोई लिक्विड, और उसको ढक्कन बंद करके रख दीजिए। आप जब वो सड़ जाएगा, ढक्कन खोलेंगे तो फुस से आवाज आएगी, गैस निकलेगी। वही हमारे पेट में भी होता है, अगर फर्मेंट हुआ तो गैस बनेगी। दूसरा कारण है गैस बनने का, ये हमारी बड़ी आंत के जो डिपॉजिट हैं वो पूरी तरह क्लीन नहीं होते, बड़ी आंत पूरी तरह साफ नहीं होती, तो जब खाया हुआ अन्न वहां पे चोक होने लगता है, और वो चोक होने लगे तो गैस को, अपान वायु जो है वो नीचे जाने की जगह ऊपर आती है, तो डकार आती है, यहाँ भारीपन चेस्ट में लगता है, सिर दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। ऐसे वो अपान वायु ऊपर की दिशा में जाएगी तो ये सब उल्टी उल्टी चीजें होंगी, उल्टी भी होती है किसी को। तो इसीलिए इसका मतलब है ट्रैक में कहीं तो भी रुकावट है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को क्लीन करना, यही एक उद्देश्य रहता है उस समय, वही करना चाहिए। तो फिर वो नींबू पानी पी के आप लगातार खाली पेट रहो, नींबू पानी पीते रहो, तो अंदर से वो जीएसटी की धुलाई, जीआईटी की धुलाई हो जाती है। तो इसीलिए अपन को ये 2 अगर चीजें अपन मैनेज कर ले तो अपन को कभी गैस नहीं होगी। बहुत बहुत साधुवाद। और आजकल मैंने माननीय सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से भेंट की, और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी बुद्धिजीवी हैं, भोपाल में हैं या अन्य जिलों में भी हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक बार एक कार्यक्रम जरूर रखें। कल मैंने चर्चा की है योग और आयुर्वेद के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अपन ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है फिर अपन बैठते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक समाज को कैसे लाभ दे सके। जैसा डॉक्टर रश्मि झा जी का था कि हमने जो सीखा है हम समाज को कैसे दे सके, हमारे बाद कोई समाज का कम से कम व्यक्ति करे तो ये कोई सीखे, तो नई पीढ़ी को सीखा जा सके। तो मैं ऐसा प्रयास में हूँ, और मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आभार
ज्ञापित स्वयं करें, क्योंकि आपने आज डॉक्टर पूर्णिमा जी को बुलाया, और पूर्णिमा जी का भी आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। और आगे इनका सेशन रखेंगे अपन आदरणीय पूर्णिमा बहन जी का। तो जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, और आज का यही समापन करेंगे। आगे जो सवाल जिनके हैं, मैं मानता हूँ सवाल कई हैं और वो आगे सेशन में होंगे। जी ओम। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आवाज पहुंच रही है? शायद बहन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आभार। अरे दिनेश जी सेमवाल जी। जी जी आदरणीय सादर प्रणाम। जी आओ। जी बहुत ही सुंदर ये कार्य रहा, और मैं असल में व्यायाम के साथ सुन रहा था। जब अभी आपकी आवाज आई तो मैं फिर दोबारा फोन के पास पहुंचा, और फोन के पास पहुंचते ही जो डॉक्टर डीडी शर्मा सर ने हिमाचल से आह्वान किया है कि डॉक्टर पूर्णिमा जी को पुनः इस मंच पर बुलाएं, ताकि अधिकाधिक लोगों के प्रश्नों के का भी समाधान हो, और साथ में हम आपको पुनः सुन सकें, और कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रखें। और जो हम भोजन असल में दो तरह से हम भोजन कर रहे हैं। एक, हम अच्छा भोजन और जैविक भोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो समय पे नहीं किया जाए और समय के साथ साथ वो अनुपालन नहीं किया जाए कि हम कितना खाएं, कब खाएं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए जहर ही है। और जो दूसरा हमारा जो निरंतर कार्य का है कि हम अच्छा उत्पादन करें, तो ये एक बिंदु पर हम ठहर जाते हैं, जो डॉक्टर पूर्णिमा जी ने बात रखी है कि हम जो भी खाएं वो समय के अनुपालन के साथ और शरीर को देखते हुए, और इन नियमों को देखते हुए, अपने आहार के नियमों को देखते हुए करें। जी जी पुनः पुनः आपका जी मेरे लिए क्या आ गया है आदरणीय जी। जी बस आप उत्तराखंड से हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, दिनेश सेमवाल जी। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी हों तो वो आभार कर दें, आप कर दें। अगर डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी तक आवाज पहुंच रही है, चलिए आप आभार कर दें, कौन जी समापन जी कर भाई दें। साहब, जी जी आप ही आभार कर दीजिए, रंजना जी आभार करेंगी। रंजना बहन जी आज समापन करवा देते हैं जी। और निवेदन सदन ने किया है डॉक्टर पूर्णिमा जी का कि पुनः रंजना जी मैंने उनका स्वागत कर लिया था, आप आभार करिएगा। जी रंजना बहन जी। जी कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। जैसे कुसुम बेन ने कहा, तो आज की हमारी योग शिक्षिका आदरणीय शकुन जी, नेपाल की धरती से, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास ली। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी के साथ आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी को आदरणीय बहन कुसुम जी ने लाया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और कुसुम जी का भी धन्यवाद, और पूर्णिमा जी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ आपको फिर से सुनने के लिए सभी तैयार है, और फिर से आपको आमंत्रित करेंगे हमारी बहन कुसुम जी। और ऐसे हमारे सदन से न्योता आया है आपके लिए, तो आप फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। और ये आपका परिवार है, आपका परिवार, हमारा परिवार, सब हम एक ही है, क्योंकि हम ये योगाहार के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा परिवार लगता है कि हम सब परिवार के सदस्य हैं, और एक जगह पर ऐसे ही बैठे हैं। मगर बस इतना है कि बस दूरी दूरी है, सब अलग अलग गांव से जो स्टेट से जुड़े हैं। कभी लगता ही नहीं कि हम लगते हैं कि बस वीडियो ऑन करें तो लगता है कि हम सब एक ही जगह पर है। तो ये इतना अच्छा परिवार है, जो बहुत सुंदर, सब परिवार के सदस्य ज्वाइन भी हो जाते हैं। हम सभी रोज योग का कक्षा भी होती है, और फिर बाद में दूसरा सत्र में हमारे जो मुख्य अतिथि द्वारा उनकी बातें हो जाती है। और कई बार तो आप रश्मि झा जी आई थी, आप आ गए, और कभी हम जैविक खेती, आहार, ये सब बहुत अच्छे से चर्चा हो जाती है। आप भी जुड़े रहिएगा इस योगाहार कार्यक्रम से, लिंक वही रहेगी, आप सिर्फ जुड़ जाइएगा उससे। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ हम सब भाई और बहनों का। तो आज मैं सबके नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि चलिए बहुत दिन, 2-4 दिन के बाद अब
आभार लेती हूँ। आदरणीय अनिल चौधरी जी, आदरणीय अनिल राय जी का, आदरणीय अस्तिवाजी तिवारी जी का, आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी का, आदरणीय बनी सिंह जी का, आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी का, आदरणीय दीपश्री जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का, आदरणीय दिनेश सिमवाल जी का, आदरणीय डॉक्टर कुशल दुबे जी का, आदरणीय गजानन बाजवा जी का, आदरणीय गणेश गौर जी का, आदरणीय गणपत जी का, आदरणीय कल्पना जी का, आदरणीय किरण जी का, आदरणीय कृष्ण कुमार जी का, आदरणीय बहन कुसुम जी का, आदरणीय मनीष सोनी जी का, आदरणीय माया जी का, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब का, आदरणीय नरेंद्र जी का, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी का, आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी का, आदरणीय प्रमीला जी का, आदरणीय प्रणाली बहन जी का, आदरणीय राजू इंगड़े जी, आदरणीय रामाधर जी का, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी का, आदरणीय शरद वर्मा जी का, आदरणीय स्मिता नगराळे का, आदरणीय सुमित वर्मा जी का, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी का, आदरणीय बहन वैशाली जी का, आदरणीय विनोद भट्ट सर का, आदरणीय विपिन कुशवाहा जी का, आदरणीय योकार रिकॉर्डिंग से आदरणीय हमारे मुख्यातिथि पूर्णिमा जी का, आदरणीय पवन कुमार सर का, आदरणीय बहन शकुन जी का, और भी हमारे अन्य साथी लेफ्ट हुए उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। कल सुबह मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ योग परिवार में योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबका दिन मंगलमय हो। सबको नमस्कार जी, बहुत बहुत जी, ओम प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद पूर्णिमा जी। आदरणीय रंजना बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रंजना बहन जी आपका भी धन्यवाद। मैं तो रहती हूँ सूक्ष्म उपस्थिति सूक्ष्म नहीं, विशाल है उपस्थिति आपकी। ओम सभी को। सभी भाई बहनों को प्रणाम, ओम वंदन। प्रणाम मैडम, ओम।